जय हिंद। मैं दुर्गेश, स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट यानी पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन के बारे में। इसी स्थानीय स्वशासन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इस टॉपिक से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी इसी एक ही टॉपिक से 2-3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चूँकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा है और काफ़ी डिटेल में भी पढ़ना है, इसलिए एक ही वीडियो में इस टॉपिक को कवर करना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को हम कम से कम 2 या 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर 2 में नहीं हो पाएगा तो तीसरा पार्ट भी बनाया जाएगा। ये पंचायती राज व्यवस्था का पहला पार्ट है, पहला भाग है पंचायती राज व्यवस्था का। आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था का प्राविधान किया गया है, जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं यानी स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। देखिए, ये जो पंचायत है, पंचायत को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पंचायत ही कहेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन भी इसी को कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में यानी 9वां भाग जो है भारतीय संविधान का, उसमें मूल संविधान में केवल एक ही अनुच्छेद था, अनुच्छेद 243। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 9 में कितने अनुच्छेद हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे, ये जो मूल संविधान में एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 243, एक ये हो गया, और अनुच्छेद 243A से 243O तक 15 अनुच्छेद ये हो जाता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल 16 अनुच्छेद हो जाते हैं भाग 9 में। भाग 9 में ही पंचायती राज व्यवस्था या पंचायतों का प्राविधान किया गया है। आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित ढंग से लागू करने का श्रेय चोल वंशजों को दिया जाता है। आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें चोल साम्राज्य, चोल वंशजों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जो चोल वंशज थे उन्हें व्यवस्थित ढंग से ग्राम पंचायतों को लागू करने का श्रेय दिया जाता है। और भी आप देखेंगे, अगर आप मौर्य काल देख लें या वैदिक काल देखें तो हर जगह आपको स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में भी देखेंगे, वैदिक काल में शासन व प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव को बताया गया है। गांव या कुल यानी ग्राम या कुल का जिक्र किया गया किसमें? वैदिक काल में। वैदिक काल में शासन व प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम या कुल मिलती है। और जो गांव के मुखिया होते थे उन्हें ग्रामणी कहा जाता था। ग्रामणी कब कहा जाता था? वैदिक काल में गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। और ग्राम या कुल की जानकारी मिलती है वैदिक काल में सबसे छोटी शासन व प्रशासन की इकाई के रूप में। और बौद्ध काल की अगर बात करें तो बौद्ध काल में भी शासन व प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव की ही बात बताई गई है और गांव के मुखिया को ग्राम योजक बताया गया है। जबकि मौर्य काल पढ़ेंगे तो मौर्य काल में सबसे छोटी इकाई शासन व प्रशासन की वहाँ भी गांव ही बताया गया है और गांव के मुखिया को ग्रामिक बताया गया है। और मुगल काल पढ़ेंगे तो मुगल काल में भी शासन व प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही बताई गई है और गांव के मुखिया को मुकदम, इसी को मुकद्दम भी कहा जाता है, मुकद्दम। ठीक, तो मुकद्दम में देखिए एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस वेद में स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है, पंचायतों के बारे में जानकारी मिलती है यानी ग्राम के बारे में जानकारी मिलती है? तो क्या बताएंगे? अथर्ववेद। अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। और वेद किससे संबंधित हैं? किस काल से? वैदिक काल से संबंधित हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि किस वेद में स्थानीय स्वशासन के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जानकारी मिलती है, तो क्या बताएंगे? अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। और देखेंगे आधुनिक काल में भी यानी वर्तमान में भी शासन व प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही होती है और गांव के मुखिया को सरपंच या प्रधान कहा जाता है। वर्तमान में क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ये जो सरपंच होते थे, सरपंच शुरू में किसी ऐसे व्यक्ति को सरपंच बना दिया जाता था जो बहुत ही श्रेष्ठ होता था, बहुत ही सम्भ्रांत होता था गांव में, जिसको लोग जानते थे और बहुत सम्मानित होता था, उसी को सरपंच बना दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में तो ऐसा है नहीं। वर्तमान में क्या होते हैं? प्रधान होते हैं और प्रधान का चुनाव होता है। और आप देखेंगे भारत में
पंचायती राज व्यवस्था के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का जनक बताया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था कहें या स्थानीय स्वशासन कहें, बात एक ही है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे तो भी क्या बताएंगे? लॉर्ड रिपन भारत में। और पंचायती राज व्यवस्था के जनक भारत में कौन है? ये भी क्या बताएंगे? लॉर्ड रिपन ही हैं। ठीक। और लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके अनुसार उस प्रस्ताव के आधार पे ही तालुका बोर्ड और तालुका परिषद की स्थापना की गई। ये लॉर्ड रिपन ने ये प्रस्ताव पारित किया था कब? 1882 ईस्वी में। और ये जो प्रस्ताव पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में, इसी प्रस्ताव को पंचायती राज व्यवस्था का मैंगना कार्टा बताया गया, महाधिकार पत्र बताया गया पंचायती राज व्यवस्था का। तो प्रश्न ये कभी कभी पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का मैंगना कार्टा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? तो क्या बताएंगे? लॉर्ड रिपन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का मैंगना कार्टा 1882 में लाया गया था। ये प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और इसी पंचायती राज व्यवस्था के मैंगना कार्टा के आधार पे ही, उसके प्रावधानों के अनुसार ही तालुका बोर्ड और तालुका परिषद की स्थापना की गई थी। और देखेंगे 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित किया जाता है। और उस भारत शासन अधिनियम में, 1919 के भारत शासन अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन को आंशिक रूप से राज्य सूची का विषय बनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कब आंशिक रूप से राज्य सूची का विषय बनाया गया था, इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो क्या बताएंगे? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा आंशिक रूप से राज्य सूची का विषय पंचायती राज व्यवस्था को बनाया गया था। लेकिन देखेंगे आगे चल के 1935 में पुनः भारत शासन अधिनियम पारित किया जाता है। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय बनाया जाता है। पूर्ण रूप से देखिए 1919 में आंशिक रूप से विषय बनाया गया था राज्य सूची का, लेकिन 1935 में पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय बना दिया जाता है पंचायती राज व्यवस्था को। तो ये दोनों ध्यान देंगे कि 1919 में आंशिक था और 1935 में पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय बनाया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जनक लॉर्ड रिपन, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली हैं। ठीक। और देखेंगे स्वतंत्र भारत में राज्य सूची के विषय में ही पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है, यानी वर्तमान में राज्य सूची के विषय में पंचायती राज व्यवस्था का प्राविधान किया गया है भारतीय संविधान में। आप संघ राज्य संबंध पढ़ेंगे तो उसमें हमने तीनों सूचियों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या होती है और उसमें कौन कौन से विषय दिए गए हैं किसको किसको, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो राज्य सूची में रखा गया है वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्राविधानों को। और देखेंगे सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून 1985 में बंगाल में बनाया जाता है। ये भी ध्यान देंगे कि सबसे पहले, अभी तक ये प्रावधान किया गया था 1919 में भी आंशिक रूप से राज्य सूची का विषय बनाया गया, यहाँ भी सब कुछ, लेकिन अभी तक कानून नहीं बनाया गया था। तो पहली बार कानून कब बनाया गया? 1985 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कानून बनाया गया, वो भी बंगाल में। ठीक। तो भारत में सबसे पहले बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कानून 1985 में बनाया गया। और देखेंगे कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था होता है, स्थानीय स्वशासन होता है, ये लोगों को जागरूकता पैदा करने वाला होता है, लोगों को अवेयर करने वाला होता है। यही कारण है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो 1919 के भारत शासन अधिनियम और 1935 के भारत शासन अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था का प्राविधान होने के बावजूद भी उसको व्यावहारिक रूप से लागू नहीं किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। चूँकि लोगों में जागरूकता आ जाती तो उनको शासन प्रशासन करने में दिक्कत आती। लेकिन देखेंगे यही कारण है कि गांधी जी इन सारी चीज़ों को जानते थे, उनको पता था कि भारत गांवों का देश है, भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है और जब तक गांव सशक्त नहीं होंगे, ग्रामीण लोग
जागरूक नहीं होंगे तब तक भारत का विकास नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि गांधी जी लगातार अपने राष्ट्रीय आंदोलनों में पंचायती राज व्यवस्था की मांग करते रहे। लगातार गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था की मांग की थी ब्रिटिशों से, लेकिन ये मांग स्वीकार नहीं की गई। और देखेंगे कि गांधी जी की पुस्तक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया ये गांधी जी की पुस्तक है, और गांधी जी ने इसी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है, अभी तो नहीं पूछा गया है कि इसमें किस पुस्तक में दिए थे, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। तो इसमें गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया था। और गांधी जी का कहना था कि यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत का संदेश विश्व को जाना बंद हो जाएगा। भारत का संदेश विश्व को जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि भारत गांव में बसता है। आज भी आप देखेंगे भारत की लगभग 70% आबादी आज भी गांव में ही निवास करती है। तो गांधी जी ने क्या कहा, यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत का संदेश विश्व को जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि भारत गांव में बसता है। देखिए, ये कथन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कथन किसका है कि भारत गांव में बसता है। ठीक इसी प्रकार से पूरा कथन ही देके प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखेंगे जो नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी पंचायती राज व्यवस्था के बहुत ही ज़्यादा समर्थक थे, बहुत ही ज़्यादा हिमायती थे। और इन्होंने कहा था कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और लेकिन अंबेडकर जी पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। वो ये नहीं चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था का प्राविधान किया जाए, पंचायतें स्थापित की जाएं। चूँकि उनका मानना था कि गांव में लोग अशिक्षित होते हैं, शिक्षित नहीं होते, और वहाँ पे लोग जातिवाद होते हैं, सांप्रदायिकतावादी होते हैं, जिसकी वजह से यदि पंचायतों की स्थापना गांव में की जाएगी तो गांव का विकास नहीं बल्कि विनाश होगा। यानी वहाँ पे पंचायत स्थापित करना नहीं ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था नहीं ठीक। यही कारण था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय गांव सांप्रदायिकता के अड्डे हैं। भारतीय गांव सांप्रदायिकता के अड्डे हैं। ये किसका विचार था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था के विरोधी कौन थे, कौन से भारतीय थे जो पंचायती राज व्यवस्था के विरोधी थे, विरोध कर रहे थे? तो क्या बताएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, कट्टर विरोधी थे पंचायती राज व्यवस्था के, और उनका मानना था कि भारतीय गांव सांप्रदायिकता के अड्डे हैं। और देखेंगे ऑस्टिन ने कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में अनिच्छा से रखा गया है। देखेंगे ये ऑस्टिन ने क्यों कहा ऐसा? चूँकि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, भारतीय संविधान सभा में गांधी जी का प्रभाव बहुत कम था। ऐसा नहीं था कि प्रभाव ही नहीं था, प्रभाव था, लेकिन बहुत ही कम था प्रभाव, जिसकी वजह से पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में बहुत ज़्यादा प्राविधान नहीं किया गया। सिर्फ अनुच्छेद 40 देखेंगे, किसमें? अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात कर दी गई। सिर्फ राज्य को यह निर्देश दे दिया गया था कि वो पंचायतों का गठन करेंगे। ठीक, इसीलिए ऑस्टिन ने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन है या पंचायती राज व्यवस्था है, ये भारतीय संविधान में अनिच्छा से रखा गया, इच्छा नहीं थी, बिना मन के ही भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। चूँकि आपको पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये समर्थक थे पंचायती राज व्यवस्था के। चूँकि गांधी जी का प्रभाव बहुत कम था, इसलिए भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रभाव, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान पर्याप्त नहीं किए जा सके। लेकिन नेहरू जी चूँकि थे, इसलिए थोड़े बहुत प्राविधान हो पाए थे। और आप देखेंगे भारत की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारदर्शी शासन व स्वशासन के लिए, पारदर्शी शासन व स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से पंचायती राज व सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना करते हैं। और आगे चल के सामाजिक व आर्थिक विकास में ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से फोर्ड मॉडल के आधार पर नेहरू जी द्वारा ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की
शुरुआत की जाती है। तो प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो क्या बताएंगे? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, ये किस मॉडल पे आधारित था? यही बार बार पूछा जाता है कि किस मॉडल पे आधारित था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो क्या बताएंगे? फोर्ड मॉडल पे आधारित था। और ये जो फोर्ड मॉडल था, ये अमेरिका का था फोर्ड मॉडल, यानी अमेरिका के फोर्ड मॉडल पे आधारित था। ठीक, तो अमेरिका के फोर्ड मॉडल पे आधारित क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया था। और यहाँ से तो प्रश्न बहुत ही कम पूछा जाता है। पंचायती राज व सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी, लेकिन इसको ध्यान देंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको भी स्थापित किया था। और देखेंगे कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा की भी शुरुआत की गई अगले ही वर्ष 2 अक्टूबर 1953 को। 2 अक्टूबर 1952 में किसकी शुरुआत की गई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। और अगले ही वर्ष 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई। ठीक, ये देखेंगे, ये जो तीनों योजनाएं स्थापित की गई, तीनों योजनाएं शुरू की गई, पंचायती राज व सामुदायिक विकास मंत्रालय की जो स्थापना की गई, और फोर्ड मॉडल पे आधारित सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये जो तीनों शुरू किया गया, ये तीन की तीनों विफल हो जाती हैं। कोई मतलब नहीं निकलता, गांव जैसे कि तैसे ही बने रहते हैं, गांव में कोई सुधार नहीं आता, गांव का कुछ विकास नहीं हो पाता इन तीनों योजनाओं के शुरू करने के बावजूद। इसी वजह से जब ये तीनों योजनाएं विफल हो जाती हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुजरात के थे बलवंत राय मेहता, गुजरात के बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, जिसे बलवंत राय मेहता कमेटी के नाम से जाना जाता है। और ये बलवंत राय मेहता कमेटी जनवरी 1957 में गठित की जाती है। और ये किस उद्देश्य से गठित की जाती है? ये जो तीनों योजनाएं चलाई गई थी और ये जो विफल हो गई थी, इसकी विफलता की जाँच करने, योजनाओं की जो असफल हुई थी, जो विफल हुई थी, योजनाओं की विफलता या असफलता की जांच करने और पारदर्शी शासन प्रशासन के निर्माण हेतु। तो उद्देश्य तो वही पहले भी था, पारदर्शी शासन व प्रशासन की स्थापना ये करना पहले भी चाह रहे थे, तो उद्देश्य वही था। लेकिन साथ ही साथ ये जांच करने के लिए कि ये क्यों योजनाएं विफल हो गई, इसकी जांच करने और वही पारदर्शी शासन व स्वशासन प्रशासन स्थापित करने के उद्देश्य से, उस पर सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन जनवरी 1957 में किया जाता है, जिसे बलवंत राय मेहता कमेटी के नाम से जाना जाता है। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपना क्या सुझाव दिया, क्या रिपोर्ट दिए, इसके बारे में देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बलवंत राय मेहता की कमेटी देखते हैं। आइए अब देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति या बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें कहा, क्या क्या सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की। तो देखेंगे बलवंत राय मेहता ने ये जो तीनों योजनाएं, तीनों कार्यक्रम जो विफल हो गए थे स्थानीय स्वशासन से संबंधित, उसकी विफलता का मुख्य कारण इन्होंने जनता का सहयोग ना मिलना इसका मुख्य कारण बताया, यानी जनता ने सहयोग नहीं किया, वही मुख्य कारण था योजनाओं के विफल होने का। और जनता द्वारा असहयोग किए जाने का कारण, यानी जनता ने जो सपोर्ट नहीं किया योजनाओं को सफल बनाने में, उसका कारण भी इन्होंने बताया कि जो ग्रामीण जनता थी, चूँकि योजनाएं जो थी वो गांव से संबंधित थी, तो जो ग्रामीण जनता थी, इन्होंने बताया कि वो अशिक्षित थी, वो अवेयर नहीं थे, यानी जागरूकता उनके अंदर नहीं थी, वो जागरूक नहीं थे। और कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ा कारण उन्होंने क्या बताया कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से भी योजनाएं असफल हुई। देखिए, जो योजनाएं चलाई गई वो जिम्मेदारी किसको दी गई? वो अधिकारियों को दी गई। तो जो अधिकारी वर्ग थे उनको वैसे भी फुर्सत नहीं मिल पाती थी कि वो गांव क्षेत्र में जाके योजनाएं लागू करवाएं, गांव की समस्या को देखें। अगर कभी अधिकारी समय निकाल के गांव क्षेत्र में गए भी योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से कि क्या समस्याएं हैं गांव में, गांव का विकास किया जाए,
तो लोग उनसे बात ही नहीं करना चाह रहे थे। लोग देख के उनको देख के ही भागने लगते थे, क्योंकि जब अधिकारी गांव में जाते थे तो वो पूरे दल बल के साथ जाते थे, सिक्योरिटी भी साथ होती थी, खाकी वर्दी वाले साथ एक दो गाड़ी लेकर पहुंचते थे। तो गांव में उस टाइम पे खाकी वर्दी का बहुत ज़्यादा खौफ हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा डर हुआ करता था, चूँकि लोग शिक्षित नहीं हुआ करते थे, अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे, जिसके वजह से वो खाकी वर्दी वालों से काफ़ी ज़्यादा डरा करते थे। तो लोग बात ही नहीं करना चाहते थे, वो खाकी वर्दी वालों को देख के ही भागते थे। और अगर उनसे जबरियां बात करने की कोशिश भी की गई, लोग जो भाग रहे थे, घरों में छुप रहे थे, उनको पकड़ा गया और उनसे बात करने की कोशिश की गई कि क्या समस्याएं हैं, तो लोग बात भी नहीं करना चाह रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ऑफिसर्स ये समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर वास्तव में क्या क्या समस्याएं हैं। जब समस्याओं का पता ही नहीं चल पाएगा तो उसका निदान भी नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि अधिकारियों ने योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में, योजनाओं को लागू करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, चूँकि समस्याएं और भी ज़्यादा जटिल थीं। योजना जितना आसान दिख रहा था लागू करना, उतना आसान था नहीं। तो अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी देके चले जाते थे, चूँकि उनके पास इतना समय भी नहीं रहता था। और जो अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी थे वो कागजी तौर पे तो पूरी योजनाएं लागू करवा देते थे, लेकिन वास्तव में ना ही गांव का विकास होता था, ना कोई मतलब नहीं निकलता था, वो बीच में पैसा खा जाते थे। इसी वजह से जो योजनाएं थी, पैसा तो आता था लेकिन वो सही ढंग से सही जगह पे खर्च नहीं हो पाता था, तो योजनाएं विफल हो जाती थी। और बलवंत राय मेहता ने जनता का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए, यानी सहयोग प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही कि अगर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा, जनता शासन प्रशासन में भाग ले सकेगी। यानी जब जनता शासन प्रशासन में भाग लेगी, शासन प्रशासन से जुड़ जाएगी, तो जो ये कम्युनिकेशन गैप होगा वो खत्म हो जाएगा, जागरूकता आ जाएगी जनता में, जो अनअवेयर हैं वो अवेयर हो जाएंगे और शिक्षा भी वो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, वो शिक्षित भी हो जाएंगे। तो ये सारी जब समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी तो जनता सरकार का सहयोग करेगी। ये सब कैसे हो सकता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करके, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करके। देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण उसको कहेंगे जब सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहे, सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में न रहे, बल्कि वो अलग अलग लोगों के हाथों में दे दी जाए, तो उसको क्या कहेंगे? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जाएगा। सिंपली इसको समझिए, अगर फैमिली में सारे काम करने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए, मान लीजिए पापा को ही सारी जिम्मेदारी दे दी जाए कि वो किचन का भी काम देखें और बाहर के भी जितने भी काम हैं, सारे काम अगर पापा को ही दे दिए जाएं, तो क्या कहा जाएगा? वो सत्ता का केंद्रीकरण कहा जाएगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जाएगा। लेकिन अगर वही जो सारे काम की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति को दी गई है, एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता है, उसी को अगर बांट दिया जाए, ये कह दिया जाए कि किचन का काम मम्मी करेंगे, बाजार का काम भाई करेगा और ट्यूशन पढ़ाने का काम बहन करेगी, इसी प्रकार से अगर सारे काम अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सब्जेक्ट दे दिए जाएं, तो क्या कहा जाएगा? सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसी को कहेंगे कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी जिम्मेदारी नहीं रह गई, सारी सत्ता नहीं रह गई, वो जो पावर था वो सबको डिवाइड कर दिया गया, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी गई। तो वही चीज इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अगर विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, जनता के हाथों में भी कुछ पावर दे दिया जाए, कुछ जिम्मेदारियां दे दी जाए, तो जनता सरकार से जुड़ जाएगी, तो जो ये सारी समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक, तो जनता का सहयोग न किया जाना ये कारण था योजनाओं की विफलता का, और वही कारण समाप्त करने का उपाय क्या बताया गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का, ये इसको ध्यान देंगे कि बलवंत राय मेहता की समिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बात की गई है, इसको विशेष ध्यान देंगे। ये बार बार पूछा जाता है कि किसकी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, किसने अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो क्या बताएंगे? बलवंत राय मेहता ने। और ये 3 स्तर कौन कौन से बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट में बताया? तो उन्होंने बताया कि ग्राम स्तर
खंड स्तर और जिला स्तर, ये 3 स्तर होने चाहिए, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। और इन्होंने बताया कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए और खंड स्तर पे पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत, चाहे पंचायत समिति कहें चाहे क्षेत्र पंचायत, तो पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत का गठन खंड स्तर पे किया जाना चाहिए, जबकि जिला स्तर पे जिला परिषद या जिला पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। तो 3 स्तर बलवंत राय मेहता ने बताया, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायतें, खंड स्तर पे पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पे जिला परिषद या जिला पंचायत की बात कही। और देखेंगे इसी समय से, चूंकि ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इन्होंने बात की बलवंत राय मेहता ने, तो इसी समय से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत मानी जाती है। बलवंत राय मेहता की कमेटी की रिपोर्ट जब आई उसी समय से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत मानी जाती है। इसको ध्यान देंगे, वैसे अभी पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस रिपोर्ट से मानी जाती है, किसकी रिपोर्ट से मानी जा सकती है, तो क्या बताएंगे, बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट से। और 1 अप्रैल 1958 को ये रिपोर्ट लागू कर दी जाती है। बलवंत राय मेहता की जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट को 1 अप्रैल 1958 को लागू कर दिया जाता है। और देखेंगे 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसी 2 अक्टूबर को उद्घाटन करने के दौरान ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। पहली बार किस क्षेत्र में? नागौर में। ये स्थान बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, अभी भी बार बार पूछा जाएगा कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई। देखिए लागू कब की गई, तो 1 अप्रैल 1958 को लागू की गई बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था किस स्थान पे पहली बार लागू की गई, कहाँ पे लागू की गई, तो क्या बताएंगे, राजस्थान के नागौर में। नागौर राजस्थान का जिला है, राजस्थान का क्षेत्र है। और याद रखेंगे जो पीके मूवी आई थी उसमें जो पीके जहाँ पे उतरा था राजस्थान के जिस स्थान पे, वो क्या था, नागौर था। तो नागौर में ही वो पीके उतरा था। तो याद रखेंगे कि नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। लेकिन ये राजस्थान के देख रहे हैं सिर्फ एक क्षेत्र में लागू किया गया, पूरे राजस्थान में लागू नहीं किया गया, इसको ध्यान देंगे। और पूर्ण रूपेण ये 11 अक्टूबर 1959 को पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में लागू किया जाता है। तो प्रश्न यहीं से फंसाएगा कि पूरी तरह से पूर्ण रूपेण कहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार लागू किया गया। तो पहली बार कहाँ पे लागू किया गया, वो नागौर में। लेकिन पूर्ण रूप से जब कहे तो पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश में लागू किया गया, यानी आंध्र प्रदेश के जितने भी जिले थे हर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया 11 अक्टूबर 1959 को। और पंचायती राज का विचार सबसे पहले पहली पंचवर्षीय योजना में आया था। और पंचायतों के गठन की बात अनुच्छेद 40 में भी कही गई है। ये जो अनुच्छेद 40 है इसी को गांधीयन आर्टिकल भी कहा जाता है, चूंकि ये गांधी जी के विचारों से प्रेरित था। इस अनुच्छेद 40 में राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि वो पंचायतों का गठन करें। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो उसमें अनुच्छेद 40 में प्राविधान क्या किया गया है, राज्यों को बताया गया है कि राज्यों का ये कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करेंगे, ग्राम पंचायतों की गठन करेंगे। ठीक। और देखेंगे 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है और जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों को मजबूत करने और ये जो बलवंत राय मेहता की समिति आई थी, बलवंत राय मेहता की समिति ने जो रिपोर्ट दी थी, इस रिपोर्ट को जांचने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट को लागू चूंकि कर दिया गया था तो उसकी जांच होना भी जरूरी था कि क्या बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट सही है, वो सही काम कर रही है कि नहीं। तो वो काम किसने किया, जनता पार्टी की सरकार 1977 में आती है। और जनता पार्टी की सरकार पंचायतों को मजबूत करने के उद्देश्य से जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी उसको और सशक्त बनाया जाए, उसको और मजबूत किया जाए।
और बलवंत राय मेहता की जो रिपोर्ट आई थी, जो लागू किया गया था, क्या वो सही है कि नहीं, कोई खामी तो नहीं है, इसी सब की जांच करने और सुझाव देने के उद्देश्य से अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया, तो 1977 में गठन किया गया जनता पार्टी की सरकार द्वारा। ध्यान रखेंगे, ये कांग्रेस के द्वारा नहीं है, ये जनता पार्टी की सरकार द्वारा। इसके पहले आपने जितना पढ़ा वो किसके द्वारा था, वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा था। तो ये जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया जाता है। और अशोक मेहता की समिति ने जो रिपोर्ट दिया, इन्होंने बताया कि 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। ये जो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय की बात की है, ये त्रिस्तरीय नहीं होना चाहिए, बल्कि ये क्या होना चाहिए, 2 स्तरों में होना चाहिए। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कौन करता है, बलवंत राय मेहता करते हैं। और ये 2 स्तर कौन कौन से, जिला स्तर और मंडल स्तर या खंड स्तर की बात करते हैं। और इन्होंने बताया, अशोक मेहता ने बताया कि जिला स्तर पे जिला पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए और मंडल स्तर या खंड स्तर, चाहे मंडल स्तर कहें या खंड स्तर, तो मंडल स्तर या खंड स्तर पर मंडल पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। तो 2 स्तर, जिला स्तर और मंडल स्तर। जिला स्तर पे जिला पंचायतों का गठन और मंडल स्तर पे मंडल पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। ये किसके रिपोर्ट में, अशोक मेहता ने अपनी रिपोर्ट में बताया। और अशोक मेहता ने बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए बताया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। समर्थन का मतलब कि उन्होंने भी सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की थी। और इन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ही बात की, तो कहीं ना कहीं से उनका समर्थन ही किया जा रहा है। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात अशोक मेहता भी करते हैं, अशोक मेहता की समिति भी करती है। और स्थानीय वित्त आयोग के गठन की भी बात अशोक मेहता करते हैं। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि स्थानीय वित्त आयोग के गठन की बात किस रिपोर्ट में की गई, तो क्या बताएंगे, अशोक मेहता ने अपनी रिपोर्ट में, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में स्थानीय वित्त आयोग के गठन की बात की गई, सिफारिश की गई स्थानीय वित्त आयोग की। और इन्होंने, अशोक मेहता ने ये बताया कि ग्राम पंचायतों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, यानी ग्राम स्तर पे जो पंचायतें स्थापित की जानी थी उसको नहीं किया जाना चाहिए। ये किस में कहा गया, अशोक मेहता ने अपनी रिपोर्ट में बताया। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है और प्रश्न भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किसकी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की गई, त्रिस्तरीय पंचायतों की बात की गई, और किसकी रिपोर्ट में 2 स्तरीय पंचायतों की बात की गई है। और यहीं पे कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है कि अशोक मेहता या बलवंत राय मेहता। तो इसमें थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे कि ये बलवंत राय मेहता, तो बलवंत 1, राय 2 और मेहता 3। तो बलवंत राय मेहता में कितने वर्ड आ रहे हैं, 3 वर्ड आ रहे हैं, बलवंत, राय और मेहता। तो बलवंत राय मेहता में चूंकि 3 वर्ड आ रहे हैं, तो इनकी रिपोर्ट में कितने स्तरों की बात की गई है, 3 स्तरों की बात की गई है। त्रिस्तरीय पंचायतों की बात बलवंत राय मेहता में की गई है और इनके नाम में भी 3 वर्ड आ रहा है। और अशोक मेहता में देखेंगे, अशोक और मेहता, इनके नाम में सिर्फ 2 ही वर्ड आ रहा है। तो और अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायतों की बात की थी, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात की थी। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे तो आप जल्दी भूलेंगे नहीं, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे देखते हैं। अगली समिति देखेंगे GVK समिति। क्या, GVK राव समिति, GVK राव समिति। अगली समिति कौन सी है, GVK राव समिति। ये जो GVK राव समिति थी, ये 4 स्तरीय पंचायतें लागू करने की बात की, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की बात करती है। इसमें भी देखेंगे वही ट्रिक, GVK और राव, इनके नाम में कितना वर्ड आ रहा है, 4 वर्ड आ रहा है। और इन्होंने कितने स्तरों की बात की, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की बात की। तो नाम से ही सबके पकड़ेंगे कि कितने स्तरों की किसने बात की। तो GVK राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। ये GVK राव समिति 1985 में अपनी रिपोर्ट दी थी। और GVK राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो बात की, वो कौन कौन सी 4 स्तर थे उसको देखेंगे। ग्राम स्तर,
मंडल स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर की इन्होंने बात की। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायतें, मंडल स्तर पे मंडल पंचायतें, जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पे राज्य परिषद के गठन की बात की। लेकिन इनके रिपोर्ट की सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने विभिन्न स्तरों पे SC ST और महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की बात की। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहीं पे प्रश्न पूछा जाता है कि किसने अपनी रिपोर्ट में किस रिपोर्ट में महिलाओं और SC ST के आरक्षण की बात की गई है। तो किसमें की गई है? GVK राव समिति ने अपने रिपोर्ट में SC ST और महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की बात की है। इन्होंने सिफारिश क्या की है? SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण की बात ग्राम पंचायतों में की है। और इसके बाद चूंकि ये जो GVK राव समिति आई थी, ये भी नहीं मानी गई थी, अस्वीकार कर दी गई थी। अस्वीकार कर दी गई थी। इसके पहले जो अशोक मेहता समिति आई थी वो भी अस्वीकार कर दी गई थी। तो कौन सी समिति स्वीकार की गई थी? पहली तो बलवंत राय मेहता की समिति स्वीकार की गई थी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। लेकिन उसके बाद जो अशोक मेहता की समिति आई, जिसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, वो भी अस्वीकार कर दी गई। और ये जो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहा है GVK राव समिति, ये भी अस्वीकार कर दी गई। इन सभी रिपोर्टों को अस्वीकार करने के बाद तुरंत ही एक समिति का गठन किया गया, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इसी को LM सिंघवी भी कहा जाता है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में अपनी रिपोर्ट देती है और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग करते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात पहली बार किस समिति ने की? लक्ष्मीमल सिंघवी ने की। अभी तक किसी ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात किसी भी रिपोर्ट में नहीं कही गई, लेकिन पहली बार लक्ष्मीमल सिंघवी की समिति में 1986 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की गई। लेकिन इसके जस्ट बाद देखेंगे PK थोंगन समिति का भी गठन किया जाता है। PK थोंगन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1988 में। और PK थोंगन ने भी अपनी रिपोर्ट में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की। तो 2 समितियां हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी और PK थोंगन समिति। PK थोंगन समिति, ये दोनों समिति पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात करते हैं, PK थोंगन और लक्ष्मीमल सिंघवी। लेकिन ये जो PK थोंगन समिति थी, इन्होंने एक और सिफारिश की कि नियमित चुनाव भी होना चाहिए, पंचायतों का चुनाव होना चाहिए, नियमित चुनाव होना चाहिए। ये जो अभी तक जितनी समितियों की रिपोर्ट आई, इन सभी समितियों की सिफारिश के आधार पे 64वां संविधान संशोधन विधेयक, अधिनियम नहीं विधेयक, ठीक, विधेयक यानी बिल की बात कर रहा है, बिल, विधेयक, अधिनियम, आपको अगर पढ़ना है तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है विधेयक, तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है विधेयक क्या होता है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और अधिनियम कब होता है, कब विधेयक होता है, ठीक। तो ये 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में राजीव गांधी के द्वारा लाया जाता है। ये जितनी भी रिपोर्ट बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PK थोंगन समिति और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, GVK राव समिति, इन सभी रिपोर्टों के आधार पे ही लाया जाता है 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989। लेकिन देखेंगे मुख्य रूप से ये PK थोंगन समिति पे आधारित रहता है और ये जो 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है, ये पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के उद्देश्य से लाया जाता है। लेकिन देखेंगे राजीव गांधी द्वारा लाए गए 64वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में तो पारित कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं किया जाता, यानी अस्वीकार कर दिया जाता है। इसलिए ये अधिनियम नहीं बन पाता। देखिए विधेयक उसको कहेंगे जब कोई नियम या कानून का जो प्रारूप होता है वो जब तक पारित लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा जब तक अनुमति नहीं मिल जाती तब तक वो क्या कहा जाएगा? विधेयक कहा जाएगा। और जब अनुमति राष्ट्रपति दे देता है, लोकसभा राज्यसभा में भी पारित हो गया रहता है,
तो क्या कहेंगे, वो अधिनियम बन जाएगा, नियम या कानून बन जाएगा। तो ये क्या था, विधेयक, ये पारित ही नहीं हो पाया तो अधिनियम ही नहीं बना। लेकिन उसके बाद देखेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के उद्देश्य से प्रस्ताव लाया। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये पीएम थे, ठीक, प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की। इन्होंने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव संसद में लाया था, लेकिन इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये सरकार ही गिर जाती है, यानी पुनः कुछ भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा सकता है ऑप्शन दे के कि किसने संवैधानिक पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की, तो नाम याद रखेंगे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी नाम आता है संवैधानिक दर्जा दिए जाने के, ये भी समर्थक थे पंचायतों के। और देखेंगे 1990 में राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है 1990 में। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के समय में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया जाता है, ठीक। 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है, और ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के उद्देश्य से लाया जाता है और ये पारित हो जाता है। देखिए यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आप 92 देख रहे हैं, कहीं कहीं पे 93 में भी लिखा रहता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। तो ये अधिनियम 1992 में लाया गया था, लेकिन पारित कब किया गया था, 1993 में। चूँकि राष्ट्रपति, ये लोकसभा और राज्यसभा में तो 92 में ही पारित हो गया, लेकिन फाइनली कहाँ कब पारित किया गया था, 20 अप्रैल 1993 में ये पारित किया जाता है, यानी राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है 20 अप्रैल 1993 में। इसीलिए ये क्या कहीं कहीं पे आपको 92 मिलेगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और कहीं कहीं 93 मिलता है। तो फाइनली 93 में पारित किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के समय में, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 20 अप्रैल 1993 को पारित किया गया, और 24 अप्रैल 1993 को इस अधिनियम को लागू कर दिया गया, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में, पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसीलिए देखेंगे कि प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखेंगे, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित किया जाता है। 1994 में, एक वर्ष बाद पारित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 1994 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित किया जाता है। और ये जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित किया जाता है 94 में, इसे 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाता है। चूँकि उत्तर प्रदेश में पारित किया जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार पारित करती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल 1994 को लागू कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को। इसीलिए देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। और ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस अधिनियम में देखेंगे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 पहले से ही था। अनुच्छेद 243 भारतीय संविधान का भाग 9 पढ़ेंगे, उसमें अनुच्छेद 243 का प्राविधान किया गया था। लेकिन इसी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 243 ए से लेके अनुच्छेद 243 ओ तक, यानी 15 अनुच्छेद बाद में जोड़ दिए जाते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद, यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद 15 अतिरिक्त अनुच्छेद जोड़ दिए जाते हैं, जिसके वजह से एक अनुच्छेद पहले से ही था, और ये टोटल कितने 16 अनुच्छेद 9वें भाग में हो जाते हैं। भारतीय संविधान के 9वें भाग में कितने अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद हो जाते हैं। और इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 11वीं अनुसूची
भारतीय संविधान में जोड़ी जाती है। कौन सी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, ठीक। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ा जाता है, 1993 के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे कि इसी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा जाता है और 9वें भाग में 15 अनुच्छेदों को जोड़ा जाता है भारतीय संविधान में। और क्या किया गया 73वें संविधान संशोधन में? पंचायतों को 29 विषय दिए गए, 29 सब्जेक्ट। पंचायतों को 29 विषय दिए गए 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये तो था पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। ये तो उसका पूरा इतिहास था। और क्लास चूँकि काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज बस यहीं पे ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, यानी ये तो पहला पार्ट था, अगले पार्ट में इसके दूसरे भाग में हम 73वें संविधान संशोधन से संबंधित सभी अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि उसी दूसरे ही पार्ट में सारी चीज़ें कवर कर ली जाएं। अगर दूसरे पार्ट में सारी चीज़ें कवर नहीं की जा सकेंगी तो तीसरा पार्ट भी बनाया जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।